आप सभी ने अपने आसपास एक ऐसा डिवाइस रखा हुआ जरूर देखा होगा। क्या फंक्शन होता है इसका, ये कैसे वर्क करता है और इसकी क्या जरूरत है हमें, और ये एसी के साथ क्या करता है, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है ट्रांसफार्मर और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्यूलिंग फिजिक्स में। हम लोग समझते हैं ट्रांसफार्मर को। बेसिकली ये जो बाहर से दिखाई दे रहा है ये अंदर से कैसा होगा, अगर इसको समझना है तो कुछ ये इस प्रकार का होता है। जैसे ये कोर दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में ऐसी नहीं होती है। ये होती है कि ऐसे आपने मान लेते हैं ऐसे बनी है, ठीक है ना, और ऐसे एक चीज बनी, इसमें भी यहां नट बनाने, यहां होल होगा, यहां होल होगा ऐसे, और एक ई शेप की चीज होगी, एक ऐसे समझना, ऐसे यहां गए और ऐसे। ये ई शेप की बनाए जाने के पीछे का रीजन होता है एडी करंट को कम करना। और ऐसे ही इसको जब मिला दिया जाएगा तो ये कुछ ऐसी लगेगी देखने में या नहीं लगेगी। इसमें भी एक और फंक्शन होता है, समझना, इसमें भी एक और फंक्शन क्या होता है कि इसको यहां, चलो, इसमें भी एक और फंक्शन ये होता है कि इनको जैसे आपस में मिलाया गया, फिर इसी को उल्टा, इसी को कैसे उल्टा, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, समझना, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे बना के इसको इसके ऊपर लगातार रख लिया जाता है। इसको ऐसे लगा के क्या रख, इसको ऐसे रख लिया जाता है, समझना, ऐसे बोल्ट लगे होते हैं जगह जगह, इनको बोला जाता है स्टेपल्स। इन स्टेपल्स को क्या किया जाता है, ये थिन शीट्स हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखा जाता है, तो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर में ऐसे जो बीच वाली जो ये है ना, ये मेटल की एक कोर बन जाती है मोटी सी। उस कोर के ऊपर कुछ इस मैनर में करते क्या है कि जैसे ये कोर बनी, ध्यान देना, जैसे ये कोर बनी, उस कोर जो बीच वाली कोर है उसमें समझना, ये अगल बगल वाली सीट्स हो गई, ये वो जो मैंने आपको बताया स्टेपल्स बनती हैं वो कुछ ऐसी, ये एक साथ चिपका दी गई होंगी ऐसे, और ये सारी के ऊपर एक परत चढ़ी होगी जो इंसुलेटिंग परत होगी। फिर क्या किया, जो बीच वाली है उसके अंदर नंबर ऑफ प्राइमरी टर्म्स को बनाया। यहां क्या बनाया, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्म्स बहुत सारे ऐसे 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 करके कॉपर के लगा दिए गए। फिर उसके बाद एक इंसुलेटर लगाया गया। ये आपका क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है आपका इंसुलेटर है। और इंसुलेटर के बाद फर्दर एक सेकेंडरी कॉइल इसी के ऊपर लगा दी गई। इसके पहले, ये तो है आपका लेटेस्ट मॉडल, इसके पहले क्या किया जाता है उस चीज को समझना है। इसके पहले करते क्या थे कि सिंपल सा एक रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर ली, उसके ऊपर प्राइमरी टर्न्स ऐसे चढ़ा लिए इस तरफ, और इस तरफ क्या चढ़ा लिए, सेकेंडरी, और इसके कारण एक फ्लक्स लिंक हो जाएगा दूसरी कॉइल में। इन सब से हो क्या रहा है इस चीज को समझना। अगर आपने पुराना वीडियो मेरा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नहीं देखा, या फिर म्यूचुअल इंडक्शन का वीडियो जरूर देख लेना, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये हो गई प्राइमरी कॉइल और ये हो गई क्या, सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में अगर हम करंट देंगे तो उसके कारण किसमें करंट आ जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली ईएमएफ की बात करें तो इसमें अगर ईएमएफ है तो उसके कारण इसमें भी एक वोल्टेज या ईएमएफ क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो बेसिक यही फंक्शन होता है किसका, ट्रांसफार्मर का। बट ये यूज कैसे किया जाता है, या फिर कैसे कह सकते हो, जो दूसरी वाली मैंने बताई ना आपको कि एक इस तरफ कॉइल लगा लिए, एक इस तरफ कॉइल लगा लिए, उसका फिगर ये होता है। तो ये भी एक ट्रांसफार्मर है और ये भी एक ट्रांसफार्मर है। बट होता क्या है कि इस वाले में जो फ्लक्स का लीकेज होता है, इस वाले में जो फ्लक्स का लीकेज होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए क्या किया गया, इसमें फ्लक्स लीकेज ज्यादा होता है, इसलिए अब इस वाले मॉडल को यूज किया जाता है। बेसिक दोनों बाइंडिंग्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर वो इनफाइनाइट ना हुआ तो कंडक्शन हो जाएगा। कंडक्शन हो जाएगा तो एक वर्ड सुना होगा कि डीपी खराब हो गई है या ट्रांसफार्मर फूक गया है। तो वो कब होगा कि इनके बीच में एक कोई रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाए या इनके बीच में एक कंडक्शन करंट बढ़ जाए, तो फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। एक चीज ऐसे याद रखना है। प्लस वो कैसे बढ़ाया जाता है कि जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कैसे दिया जाता है, अगर हम उसको समझें तो होता क्या है कि जो ट्रांसफार्मर होगा इसके पीछे पहले तो ये सारी स्टेपल्स हैं, सारी स्टेपल्स एक एक करके बनाई गई, जिससे क्या कम हो जाए आपका, जिससे कम हो जाए आपका एडी करंट, जिससे कम क्या हो जाए, एडी करंट को घटा लिया जाता है। इसलिए ये तोड़ तोड़ के बनाई गई। जो मैंने आपको ऐसे नहीं बताया था, गौर करना, ये बताया था ना, ये तो इनको तोड़ के बनाए जाने का रीजन क्या है कि एडी करंट एक तो कम हो जाए, दूसरा ये जो सॉफ्ट आयरन कोर लिया इससे क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी तो अच्छे से फ्लक्स लिंक होगा, एक दूसरे कॉइल के साथ क्या होगा, अच्छे से फ्लक्स लिंक होगा। फिर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के ही अंदर
ट्रांसफार्मर को जिसमें ये डुबोया जाता है वो एक ऑयल में होता है, जनरली कूलेंट डाले जाते हैं जिससे कि ये हमेशा ठंडा रहे, क्योंकि स्टेपल्स ये मूव करती है, जब करंट इसमें जाता है तो स्टेपल्स हिलती हैं, एक आवाज सुनी होगी आपने ट्रांसफार्मर के आसपास बंद करके जो आवाज आती है वो इन्हीं स्टेपल्स की होती है। प्लस ये जो आजकल बनाए जा रहे हैं उनमें क्या है कि वो लिक्विड जो है वो फर्दर घूम घूम के ऊपर से नीचे गिरता रहता है, वो रोटेट होता रहता है और नीचे पड़े होते हैं किसी भी लिक्विड को, जैसे मान लो ग्राइंड करने के लिए मेटल के बॉल्स होती हैं उनको डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है कि वो जो ऑयल होता है फर्दर वो हमेशा पतला ही बना रहता है, वो कभी मोटा नहीं हो पाता है। तो ट्रांसफार्मर में वो ऑयल भरा जाता है जिससे कि वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को हमेशा प्रदान करते रहें। अब समझते हैं जब आपका वोल्टेज दिया गया होगा प्राइमरी को तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा, प्राइमरी को दिया होगा तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा EP इक्वल्स टू माइनस एन, वो भी कौन से नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी d∅/dt। ऐसा बना होगा या नहीं बना होगा, मतलब जो भी ट्रांसफार्मर होगा उसमें जब प्राइमरी में करंट दिया गया होगा तो प्राइमरी की ही नंबर ऑफ टर्न्स और एक ईएमएफ जनरेट हुआ होगा। फर्दर इस प्राइमरी में ईएमएफ के कारण, इस ईएमएफ के कारण एक इंडक्शन हुआ होगा, वो इंडक्शन आपका हुआ होगा ES इक्वल्स टू माइनस NS d∅/dt। यही हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मतलब पहले में आपने करंट दिया उसके कारण दूसरे में करंट आया होगा। ऐसे ही समझो कि पहले में हमने वोल्टेज दिया, एक ईएमएफ दिया, तो दूसरे में एक क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा। अगर सिंस हम लोग जानते हैं कि ईपी को ही हम लोग कह सकते हैं कि ये बराबर होगा वीपी के, जैसा ईएमएफ वैसे ही आपका वोल्टेज, जैसा ईएमएफ वैसे ही क्या वोल्टेज, ईएमएफ और वोल्टेज एक जैसी क्वांटिटी है। तो फिर क्या करोगे, इन्हीं को अगर हम लोग चाहें, गौर करना, अगर हम रेशियो निकालें, इनका क्या निकालें, रेशियो निकालें और इधर ये लिख लें कि देखो जहां पे ईपी है वहां पे लिख लें बीपी इज इक्वल्स टू माइनस एनपी d∅/dt, वोल्टेज और ईएमएफ एक जैसी क्वांटिटी, और यहां Vs इज इक्वल्स टू माइनस NS d∅/dt। तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम इनका रेशियो निकालें देन रेशियो अगर निकालोगे तो Vp/Vs इज इक्वल्स टू बन जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, d∅/dt कट जाएगा, ये बनेगा Np/Ns। ये क्या बनेगा, Np/Ns। अगर इसी को आपको और मतलब अपनी सहूलियत के कहीं याद रखना है तो इसी को समझ लेना कि ये Bp और Vs थे तो ये EP और ES भी होंगे। इतनी सी बात समझ में आई। इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना होता है किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। फर्दर अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर पावर की बात करूं, किसकी बात करूं, पावर की, अगर ध्यान देना कभी भी पावर जो होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। अब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी जो रहे होंगे, गौर करना, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी जो रहे होंगे NS मान लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी NP, और सेकेंडरी के मान लेते हैं NS है, नंबर ऑफ टर्न्स इन क्या है, सेकेंडरी। अब ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तो फ्लक्स लीकेज भी कम है, या कह सकते हो कि आजकल जो अपने ट्रांसफार्मर बनाए जा रहे हैं उन सबकी इफिशियंसी हो सकती है 95% प्लस। 95% प्लस लगभग अप्रॉक्स हम मान सकते हैं कि 100% के आसपास ही है। तो हम पावर लॉस को जीरो मान लेंगे, पावर लॉस को क्या मान लेंगे, जीरो। अगर पावर लॉस को जीरो मान लेंगे तो एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं जो करंट के टर्म में होगा, वो ये होगा कि अगर मान लेते हैं पावर इन प्राइमरी कॉइल लिखोगे, पावर इन प्राइमरी कॉइल लिखोगे तो वो लिखा जाएगा Vp इंटू आईपी, Vp इंटू क्या आईपी, और पावर इन सेकेंडरी लिखोगे तो उसको लिखा जाएगा Vs इंटू IS। लिखा जा सकता है या नहीं। अब अगर ये बराबर है, इफ इफिशियंसी इज 100%, और अच्छी बात क्या लिख देंगे हम लोग, इफ इफिशियंसी इज 100%, अगर 100% इफिशियंसी है तो गौर करना होगा क्या कि जो प्राइमरी के टर्म है, जो पावर इन प्राइमरी है और पावर इन सेकेंडरी है, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो Vp IP इज इक्वल्स टू Vs IS होगा। बात समझ में आई। अगर इधर से हम एक रेशियो निकालें Bp/Vs का, तो Vp/Vs आएगा आपका Vp/Vs इज इक्वल्स टू IS/IP, IS/IP।
पी। ये बात समझ में आई, आई एस अपॉन क्या, आई पी होगा। तो जो फर्दर यहां आपने एक फॉर्मूला लिखा था पीछे कि वीएस अपॉन वीपी, वीपी अपॉन वीएस इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस इक्वल्स टू ईपी अपॉन ईएस, इसमें एक और टर्म बढ़ाया जा सकता है जिसमें लिखा जाएगा आईपी अपॉन सॉरी आई एस अपॉन आईपी। गौर करना, आई एस अपॉन आईपी। सो क्या लिखेंगे हम लोग कि ईपी अपॉन ईएस, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल्स टू वीपी अपॉन वीएस इज इक्वल्स टू इज वीपी, फिर यहां एनपी अपॉन एनएस। सारे प्राइमरी और सेकेंडरी ऊपर ही नीचे हैं, लेकिन करंट के केस में वो बदल गए और ऊपर चला गया। करंट के केस में आई एस अपॉन आई पी, और ये सब बराबर होते हैं के। ये सब किसके बराबर, के। और उस के को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। उस के को बोला जाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एक वर्ड याद कर लें आप लोग, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और ये हमेशा फिक्स रहता है, तो इस चीज को आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, इसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। अब अगर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर की बात करें कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं बेसिकली दो प्रकार के। ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है आपका स्टेप अप, एक क्या होता है आपका स्टेप अप। स्टेप अप से ही वर्ड समझ में आ रहा होगा कि ये किसी चीज को बढ़ाता होगा। और दूसरा होता है आपका स्टेप डाउन। दूसरा आपका कौन सा होता है, स्टेप डाउन। अब इनमें होता क्या है, उनको बेसिक्स जो है उनको समझ लेते हैं। देखो बेसिकली स्टेप अप जो ट्रांसफॉर्मर होगा, उनको अगर शॉर्ट में समझना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। मतलब सेकेंडरी कॉइल में जब ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, उसके साथ ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मर आपका कैसा कहलाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कम है, एनएस ज्यादा है। तो ऐसे समझना, अभी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम लोगों ने क्या समझा था कि ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल्स टू वीपी अपॉन वीएस इज इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस। अब सुनना, अगर ये एनपी आपका कम है, एनएस ज्यादा है, एनपी कम है और एनएस क्या है, ज्यादा है, तो ये ज्यादा वाली चीज कहां मल्टीप्लाई होगी, यहां ऊपर आके। तो वीपी इंटू क्या, एनएस, ये स्मॉल चीज है, ये आपकी क्या चीज है, छोटी सी चीज है, तो ये यहां नीचे आएगी। छोटी सी चीज का यहां नीचे डिवाइड, और ये सेकेंडरी वोल्टेज है, तो आपको जो सेकेंडरी वोल्टेज मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। फर्दर अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो स्टेप डाउन, अच्छा इसको फिगर वाइज अगर देखना चाहें मिलेगा। अगर इसी को फिगर वाइज देखना चाहें तो क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आप बना देंगे ऐसे 3, और सेकेंडरी में बना दो बहुत सारे। सेकेंडरी में क्या बना दो, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स बना दो, तो ये आपका हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये आपका कौन सा हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। फर्दर अगर स्टेप डाउन की बात करें तो स्टेप डाउन में होता क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो ये क्या होता है, अब इसके लिए अगर हम समझें तो यही वही सेम फॉर्मूला, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल्स टू वीपी अपॉन वीएस इज इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस। फर्दर अगर करंट के लिए भी लिख लें तो करंट क्या होता है, आई एस अपॉन आई पी। गौर करना, अगर हम ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्या कर दें, बढ़ा दें, तो होगा क्या, प्राइमरी वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम है। ये वैल्यू क्या है आपकी, कम है, ये कम है वैल्यू, ये भी वैल्यू अगर कम है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसका जब आप डिवाइड कराओगे तब सेकेंडरी वोल्टेज जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। इसलिए इस ट्रांसफार्मर को क्या बोला जाता है, स्टेप डाउन। बनाया कैसे जाएगा कि प्राइमरी जो कॉइल्स होंगी उनको ज्यादा बना लेंगे, प्राइमरी ज्यादा, और जो सेकेंडरी होगी वो क्या लगा देंगे, उसमें हम कम नंबर ऑफ टर्न्स बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी में ज्यादा है और सेकेंडरी में कम है, इसलिए ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब समझते हैं इसके यूजेस, अब समझते हैं ट्रांसफार्मर के क्या यूजेस। तो पहला जो यूज होता है, इसको यूज किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ एसी। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में ये कैसे यूज होता है ट्रांसफार्मर, अगर उसको समझें हम लोग, ध्यान देना।
है क्या कि जहां भी कहीं पावर स्टेशन होगा उस पावर स्टेशन पे बिजली बन रही होगी। अब वो बिजली बन रही होगी तो उसका एक लिमिटेड वोल्टेज होगा। उस वोल्टेज को हम चाहेंगे तो विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, और उसी वोल्टेज को क्या है, दूर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम उसको भेज देंगे। देखो होता क्या है कि कभी भी जब दूर को करंट जाता है, जब वायर बहुत बड़ा होता है तो एक लॉस होता है पावर का। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी वायर की। अब ऐसा सुपर कंडक्टर तो होता नहीं अपने पास, तो होगा क्या कि जब लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजेंगे तो उसका क्या होगा, पावर लॉस होगा। पावर लॉस होगा तो जो वोल्टेज आपने भेजा है वो वहां पहुंच के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले ही हम क्या है, बहुत हाई वोल्टेज को भेजते हैं जिससे कि वो इजीली पहले तो बहुत किलोमीटर तक पहुंच जाए। नहीं तो छोटा मोटा वोल्टेज, अगर बैटरी का वोल्टेज आप भेजना चाहोगे तो बहुत दूर तक पहुंचेगा नहीं, बीच में ही दम तोड़ देगा। तो पहले क्या है, हाई वोल्टेज पे इसको स्टेप अप कराते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसको भेजा गया हाई वोल्टेज पे, जब ये आ गया तो ये दूर तक, बहुत दूर तक पहुंचा। वहां तक पहुंचते पहुंचते इसका वोल्टेज कम हो गया, मान लो काफी कम हो गया। पर कम हो जाने पे भी इतना कम नहीं होता कि हम लोग उसको यूज कर पाए। तो करते क्या है, फिर एक सब स्टेशन, सब पावर स्टेशन होता है जिले और ब्लॉक लेवल के लेवल पे। तो वहां क्या होता है, कई सारे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, और चूंकि जो ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं उनमें एक में करंट नहीं आ रहा होता, अलग अलग वोल्टेज अलग अलग प्रकार से आ रहे होते हैं, एक बड़ा वोल्टेज, कम वोल्टेज, ऐसे करके वोल्टेज आते हैं यूजेस के हिसाब से। तो क्या होगा कि वहां आके पूरे जो सब स्टेशन है उस पे उसको अलग अलग रेक्टिफाई किया गया, और फिर क्या करते हैं कि उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और लगभग 440 वोल्ट के आसपास लेके आते हैं उसको, और फर्दर गांव लेवल पे उसको, या ब्लॉक लेवल पे, या शहर के मोहल्ले जो होते हैं आपके, उन मोहल्ले के लेवल्स पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फर्दर जो आपके घर में वोल्टेज आता है उसको ध्यान में रखा जाता है कि वो 220 से 240 के आसपास रहे, या कह सकते हो कि 200 वोल्ट से 240 वोल्टेज के आसपास रहे। तो इसका यूज कैसे किया जाता है ये समझ में आया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज है वो चलेगा तो ड्यू टू रेजिस्टेंस की पावर लॉस आएगा। तो इसका एक यूज क्या आ गया कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज होता है। दूसरा यूज अभी हमें समझ में ही आ गया कि स्टेप अप और स्टेप डाउन करने में, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन इन वोल्टेज एंड करंट, स्टेप डाउन ऑफ वोल्टेज एंड करंट कह सकते हो। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि वोल्टेज और करंट एक साथ नहीं होते, या तो करंट को स्टेप अप करेगा या वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, दो में से एक चीज होगी। एक बार में एक चीज आप कर सकते हो, चाहे वोल्टेज को करा लो और चाहे उसको करा लो। क्लियर? तीसरी चीज अगर हम बात करें कि इसका और कहां यूज होता है, अब तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर का एक फायदा क्या है कि इट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। इट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। ये क्या नहीं बदलता अल्टरनेटिंग करंट की? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को भी ये बदलता नहीं है। एक और चीज है कि हिस्टैरिसीस लॉस ना हो। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है कि जब भी कभी मेटल है उसको मैग्नेटिक फील्ड दी जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड दी जाएगी तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड हटेगी, बार बार ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होगा, इससे उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो ऐसा लिया जाता है मेटल, हमेशा जो भी कोर बनाने के लिए ऐसा मेटल लिया जाता है जिसका हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो, आपका कम से कम हो। तो इतनी जानकारी अगर आपको एक ट्रांसफार्मर के बारे में पता है तो पर्याप्त है। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बेसिक सामने सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जिनमें नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी आपको दे दिए जाएंगे, आपको या करंट दे दिया जाएगा या वोल्टेज दे दिया जाएगा। उन पे बेस्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फिर पावर की बात करा लेंगे, या घुमा फिरा के आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं, तो आपको इतना तैयार कर लेना चाहिए। इसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दी, हालांकि आपको कई जगह वीडियो रुका रुका सा महसूस होगा क्योंकि बहुत जगह फंबल हुआ है इसमें। होपफुली आपको ट्रांसफार्मर के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ट्रांसफार्मर बनता कैसे, इसका क्या यूज है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बहुत सारी मेहनत करते रहो। थैंक यू।